हेलो डियर एस्पिरेंट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से आप लोगों के लिए जो है मैं एक नया सीरीज़ जो है प्रारंभ करने जा रहा हूं, जो आरटीओ कांस्टेबल और मंडी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये जो है एक मॉडल प्रैक्टिस पेपर सीरीज़ है, ठीक है, जिसमें हम व्यापम में जैसे प्रश्न अभी वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, है ना। 100 अंक आप जानते हैं, 100 अंक का पेपर लिया जा रहा है, 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अपन जो है 100 अंक का ना करके इसको 50 अंक का किए, मतलब क्वेश्चन को उससे आधा कर दिया है बट पैटर्न आपको वही देखने को मिलेगा। जैसे इसमें जो है मैं सभी सब्जेक्ट को लिया हूँ, पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश किया हूँ। पूरा सिलेबस जो है कवर है, ठीक है। कहने का मतलब है कि 50 क्वेश्चन रहेगा, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा। हम जो है सबको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो आप जो है अभी एग्ज़ाम हॉल में जैसे आप पेपर सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे, तो आपका एक प्रैक्टिस बना रहेगा। और उस प्रैक्टिस से आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तभी जो है आप 100% जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि एक एक सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या होता है, आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज तो बहुत अच्छे से होते जाता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जैसे जाते हैं सभी सब्जेक्ट को एक साथ देते हैं, तो कई बच्चों का जो दिमाग है वो सडनली जो है काम करना बंद कर देता है कि किसको हल करे किसको नहीं करे, है ना। खासकर मैथ्स और रीजनिंग में ऐसा होता है, और फिर मैथ्स रीजनिंग को बनाने का समय नहीं मिलता और लास्ट में वो फंस जाते हैं। तो आज से जो है मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट आपको कराऊं, क्योंकि लगभग 100 दिन हमारे पास जो है मंडी सब इंस्पेक्टर के लिए बचा हुआ है, और 95 डेज, है ना, लगभग हमारे आरटीओ कांस्टेबल के एग्ज़ाम को बचा है। तो कोशिश रहेगा इस 100 दिनों में मैं जो है 50 प्रैक्टिस सेट कम से कम करा दूँ आपको। देखो 50 इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि हो सकता है किसी दिन मैं वीडियो नया डाल पाऊँ, या हो सकता है मेरे को कि किसी दिन जो है क्वेश्चन पेपर को बनाने में समय लग जाए, है ना, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन पर भी क्लास चलता है तो उसमें भी मेरे को क्लास लेना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है उसमें भी जुड़े हुए हैं मेरे एस्पिरेंट बैच से, साथ ही मेरा हिंदी बैच जो चल रहा है उससे, तो उसमें भी क्लास लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप जो है मेरा मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको क्लास लेना है, लाइव क्लास। तो मैं हर एक चीज़ को लिख लिख के पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चले, ठीक है। उसके लिए जो आप मोबाइल एप्लीकेशन में जाके जो है देख सकते हैं क्लास वगैरह को, ठीक है। फ्री क्लासेस भी डला हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही जो पेड क्लासेस है उसका कुछ एक दो फ्री वीडियो डला हुआ है, उसमें भी देख सकते हैं। यूट्यूब में उसका डेमो भी दिया हुआ, उसको भी देख सकते हैं। तो मैं अब इसमें बात करता हूँ, है ना, जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें एक सिलेबस को पहले आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ के इसमें 5 क्वेश्चन रखा हूँ, भारत का सामान्य अध्ययन का 10 क्वेश्चन रखा हूँ, हिंदी का 5 क्वेश्चन है, अंग्रेजी का 5 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी का 5 क्वेश्चन है। 100 नंबर में भी हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी का 5-5 क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। तो मैं ये तीनों सब्जेक्ट को इसलिए लेकर चल रहा हूँ 5-5 क्वेश्चन, ताकि कम से कम ये तीनों सब्जेक्ट में आपका जो है जो प्रैक्टिस है वो बना रहे, ठीक है। इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत मत पड़े आपको एग्जाम के समय में, इसलिए इसका प्रैक्टिस अभी से करें, क्योंकि हिंदी ऐसे ही कवर हो जाएगा। 55 सेट करेंगे, 50 सेट में हिंदी लगभग कवर हो जाएगा हमारा, अंग्रेजी भी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी भी पूरा कवर हो जाएगा, हर एक पोर्सन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का ज्ञान जो है, भारत का सामान्य अध्ययन जो है 10 क्वेश्चन लिया हूँ, गणित 8 है, रीजनिंग 7 क्वेश्चन है, कंप्यूटर का 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर भी पूछा जाएगा तो 5-7 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है। इसको जो अभी नॉर्मल जो सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाया हूँ, ठीक है। जैसे मंडी सब इंस्पेक्टर का सिलेबस आता है या आरटीओ कांस्टेबल का सिलेबस आता है, और मंडी सब इंस्पेक्टर में अगर या आरटीओ कांस्टेबल में अगर कुछ और जुड़ता है, एक्स्ट्रा फैक्ट, है ना, या एक्स्ट्रा सिलेबस जुड़ता है, तो उसको आप अलग से अपन कवर करेंगे। जब तक सिलेबस नहीं आया है तब तक एक सामान्य सिलेबस में हम जो है इसका तैयारी जारी रखते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, जितना लाइक आएगा, है ना, मेरा टारगेट है 100 लाइक का। अगर आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, जितने लोग देखेंगे जिनको वीडियो अच्छा लगेगा वो कमेंट करेंगे, तभी जो है मैं आगे इस सीरीज़ को बढ़ाते जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि देखो वीडियो बना दूंगा, अगर आप नहीं देखेंगे तो मतलब ही क्या है मेरी इतना मेहनत करने का, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को देखिए, आपको बेनिफिट हो और आपका एग्ज़ाम जो है निकले, ये मेरा जो है एक प्रयास है, ठीक है। उसी के तहत जो इसको मैं चालू किया हूँ। चलिए तो आज जो है मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास, आप बताइएगा, ठीक है, कैसा लगा ये सीरीज। ये पहला डे का क्लास है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला की गाथा गाने की परंपरा का नाम है, ठीक है। रानी पिंगला आप सुने होंगे, ठीक है। एक गाथा चलता है रानी पिंगला, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो है परंपरा का नाम है लोरी चंदा, रानी पिंगला गीत, भरथरी गीत, सोनाई गीत। आप जानते हैं रानी पिंगला और राजा भरथरी के विरह गीत, है ना, दोनों के जो विरह होता है, ठीक है, उनका एक गीत होता है, उनका एक गाथा है, ठीक है।
जिसको हम भर्तरी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस नाम से जो है इसको जाना जाता है, ठीक है। और यही गाथा जो है चलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब ये राजा भर्तृहरि कौन थे, तो ये जो है याद रखिएगा विक्रमादित्य के भाई थे। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के जो थे भाई थे, याद रखिएगा, ठीक है। राजा विक्रमादित्य के ये भाई थे, ठीक है। और इसके बारे में, इस गीत के बारे में, गीत गाथा के बारे में कुछ बातें और याद रखना है। जैसे इसमें वाद्य यंत्र पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है? वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र याद रखेंगे, एक तारा, एक तारा एवं सारंगी, ठीक है। एक तारा एवं सारंगी जो है वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके फेमस जो गायिका है हमारे छत्तीसगढ़ में है ना, इस गाथा को गाने वाली हैं, वो है सुरुजबाई खांडे। कौन है? सुरुजबाई खांडे, नाम याद रखेंगे, सुरुजबाई खांडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसको जो है नागपंथी गायक जो है गाते हैं, जिसको योगी के नाम से भी जाना जाता है। इसको कौन गाते हैं अगर पूछा जाए विशेष रूप से, तो नाथपंथी गायक, याद रखेंगे कौन गाते हैं? नाथपंथी गायक जो है इसको गाते हैं, इस गाथा को, ठीक है, जिसको योगी के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी बातें जो है इस क्वेश्चन से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको यहाँ से वाद्य यंत्र पूछ दिया जाए या फेमस गायिका का नाम पूछ दिया जाए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस राज्य में निम्नलिखित त्योहार पर जल दान करने की परंपरा है। अक्ति तिहार पर, तीजा तिहार पर, दशहरा तिहार पर, हरेली तिहार पर। अब जानते हैं जल दान करने की परंपरा, ठीक है, कौन सा तिहार पर है? अक्ति तिहार पर है, ठीक है। याद रखेंगे, आप देखे होंगे, आप अगर शिवालय में देखे होंगे, है ना, शिव मंदिर में आप देखे होंगे, तो इसी समय से क्या किया जाता है कि वहाँ जो है ऐसे मटका में जो है पानी रखा जाता है, ठीक है, पानी रखा जाता है। इसके साथ ही आप देखे होंगे बहुत जगह जो है प्याऊ घर बनाया जाता है, ठीक है, अक्ति के समय में। साथ ही जो है इसमें और कुछ याद रखेंगे कि इस समय अक्ति में जो है ना पुत्रा पुत्री का विवाह किया जाता है। क्या किया जाता है? पुत्रा पुत्री का विवाह किया जाता है, पुत्र पुत्री विवाह किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही इसमें याद रखेंगे, इसमें जो है ना अक्ति में ही पितरों को तर्पण दिया जाता है, पितरों का तर्पण किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अक्ति में ही याद रखिएगा, ठीक है, सोना चांदी खरीदा जाता है, इस चीज़ को भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, शुभ मुहूर्त माना जाता है, विवाह वगैरह किया जाता है बहुत अच्छे से। इसमें जो है याद रखिएगा सत्तू सत्तू सेवन और दान करने की परंपरा है, सत्तू सेवन एवं दान करने की परंपरा, याद रखिएगा इसको भी। इसके अलावा एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, अगर आप गांव से रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो आपको एक चीज़ मालूम होगा कि पहले जो है सबके यहाँ नौकर लगते थे, जिसको कमियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? कमियाँ, ठीक है। हम जानते हैं ना गाँव एरिया में कि कमियाँ लग गए तो बोलते हैं ना। तो क्या होता है, इस दिन जो नौकर है, जो खेती किसानी का काम को देखते हैं, ठीक है, उन लोग ना अपने जो मालिक के यहाँ से ना सेवा से मुक्त होते हैं, ठीक है, मतलब जो कमियाँ लोग हैं इस दिन जो है सेवा से मुक्त होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अक्ति के दिन। साथ ही जो है याद रखेंगे इस दिन जो है प्रतीकात्मक रूप से, है ना, किस रूप से? प्रतीकात्मक रूप से प्रतीकात्मक रूप से कृषि कार्य, है ना, कृषि कार्य प्रारंभ करते हैं, ठीक है, कृषि कार्य जो है प्रारंभ करते हैं, याद रखेंगे। तो इस दिन प्रतीकात्मक रूप से जो है कृषि कार्य जो है प्रारंभ होते हैं। अब प्रतीकात्मक रूप से कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस दिन जो है ना, आप देखे होंगे कि आपके गांव वगैरह में इस दिन जो है किसान ना अपने खेत जाते हैं, खेत के किसी एक किनारे पे जो है वो जो है कुदारी वगैरह से, हल वगैरह से जो है वो हल चलाते हैं और उसमें थोड़ा सा धान वो जो है डालते हैं, बीज, ठीक है। मतलब ये बताते हैं कि इस दिन जो है कृषि की शुरुआत की गई है और इस साल जो है मौसम या जो बोल सकते हैं मौसम रहेगा या जो उत्पादन होगा बहुत अच्छा होगा, ऐसा प्रतीकात्मक रूप से वो जो है शुरुआत करते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि अब अक्ति कब होता है, इसको जानिएगा कि अक्ति जो है ना, याद रखेंगे इसको अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं, है ना, किस नाम से जानते हैं? अक्षय तृतीया, इसको अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। अब नाम में ही समझ आ रहा है अक्षय तृतीया मतलब इसको वैशाख माह के, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीय को, ठीक है, शुक्ल पक्ष तृतीय को मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष तृतीय को
मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हरेली कब मनाया जाता है इसको भी ध्यान रख लीजिए। हरेली जो है सावन की अमावस्या, सावन मास की अमावस्या को, ठीक है, अमावस्या को मनाया जाता है हरेली, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीजा आप जानते हैं, ठीक है, गणेश चतुर्थी के समय तीजा मनाया जाता है। ठीक है, भादो मास के, अब है ना, भादो मास के शुक्ल के तृतीय को, है ना, तीजा कब मनाते हैं, याद रखते हैं। तीजा को भी लिख देता हूँ मैं, तीजा जो है भादो मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय को, ठीक है, शुक्ल पक्ष के तृतीय को, और चतुर्थी को क्या होता है, गणेश चतुर्थी होता है। दशहरा आप जानते हैं, ठीक है, दशहरा कब मनाया जाता है, कुआर शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष दशमी को, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा त्यौहार कब कब मनाया जाता है मैं यहाँ डिटेल से आपको बता दिया, तो इतना बातें जो है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उराव जनजाति के सदस्य सरहुल पूजा के लिए एकत्र होते हैं, साल वृक्ष के नीचे, किसी पहाड़ी पर, शीशम वृक्ष के नीचे, तालाब के पास। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो उराव जनजाति के लोग हैं, ठीक है, उराव जनजाति के लोग हैं, सरहुल पूजा के लिए जो है साल वृक्ष के नीचे जो है एकत्र होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साल वृक्ष। ठीक, अब उराव जनजाति के बारे में कुछ बातें और जानते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ लिख देता हूँ। उराव जनजाति को ना, उराव जनजाति को कुरुक के नाम से भी जानते हैं, कुरुक के नाम से भी जानते हैं, धनगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, धनगर के नाम से भी जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा ये इंडिया का, भारत का जो है चौथा सबसे बड़ा जनजाति है, फोर्थ लार्जेस्ट ट्राइब्स, है ना, लार्जेस्ट जो है जनजाति, ध्यान रखिएगा, इंडिया का, ठीक है, भारत का। और सबसे ज़्यादा बहुतायत में कहाँ है, तो याद रखिएगा ये जो है ना आपको झारखंड वाले एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें याद रखिएगा इनकी जो बोली है ना, वो कुरुख बोली है। कौन सी बोली है, कुरुख बोली है, ध्यान रखिएगा। देवता की बात करें तो कौन सा देवताओं को मानते हैं, तो ये जो है ना देवता की बात करते हैं तो धर्मेश की पूजा करते हैं, धर्मेश की, है ना, कौन सा देव की पूजा करते हैं, धर्मेश की पूजा देते हैं। बेसिकली ये सूर्य देव के, सूर्य देव है, ठीक है, क्या है, सूर्य देव। ठीक है, धर्मेश की पूजा करते हैं। इनकी कुल देवता की बात करें, कुल देवता, देखो देवता अलग है, कुल देवता अलग है। कुल देवता कौन होते हैं, तो कुल देवता होते हैं इनका पूर्व जात्मा। कौन होते हैं, पूर्व जात्मा इनका कुल देवता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्व जात्मा इनका कुल देवता है। इनका युवा गृह याद रखिएगा, धूमकुरिया, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, युवा गृह है धूमकुरिया, धूमकुरिया युवा गृह है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि उरांव ग्राम का जो पंचायत होता है, मतलब इनका जो पंचायत होता है उसको पंचोरा के नाम से जानते हैं। इनका पंचायत को, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, इनके पंचायत को पंचोरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंचोरा के नाम से इनके पंचायत को जाना जाता है। उसके बाद याद रखिएगा इनका जो पूजा स्थल होता है ना घर में, है ना, पूजा स्थल, इसको जो है सरना के नाम से जानते हैं। पूजा स्थल को सरना के नाम से जो है जाना जाता है, पूजा स्थल सरना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या याद रखना है, जो पूर्वज की आत्मा का निवास स्थान है उसको शासन कहते हैं। ये लोग क्या कहते हैं, शासन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसका जो मुख्य पेय पदार्थ है वो हंडिया होता है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा याद रखेंगे कि इन लोग जो है ना साल वृक्ष के नीचे सरहुल नृत्य करते हैं। कब करते हैं, जब साल वृक्ष में ना वो फूल लगते हैं, साल वृक्ष में जब फूल लगता है उस समय जो है साल वृक्ष के नीचे ये जो है सरहुल नृत्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इतनी बातें जो है उराव जनजाति के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जो है जो भी क्वेश्चन बनेगा वो रहेगा कि 90% क्वेश्चन जो है यहीं से बनता है ना, जितनी बातें मैं बताया हूँ यहीं से 90 क्वेश्चन अभी तक बना हुआ है। खासकर उराव जनजाति, इनकी बोली, इनकी देवता और इनके जो नृत्य है सरहुल नृत्य, इनसे ही जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इनका कुल देवता वगैरह को याद रखिएगा। कभी इसका जो है पूजा स्थल को पूछ दे देता है सरना को, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद याद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई फेरो स्क्रैप कारपोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जापान के सहयोग से जो है इसको स्थापित किया गया। अब बहुत लोग बोलेंगे अमेरिका, सर इसका आंसर अमेरिका है। ठीक है, क्योंकि
बहुत लोग अमेरिका इसको बोलते हैं, ठीक है, कि अमेरिका के सहयोग से, शायद व्यापम भी जो है आंसर लिया होगा, जो भी हो मैं नहीं जानता इसको। बट अब याद रखिएगा, भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस देश के सहयोग से जो स्थापित हुआ है, तो जापान के सहयोग से स्थापित हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको बताता हूँ कि जो ये फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, ये जो है ना कोनोई ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर जो है कार्यरत है, ठीक है, किसके अंतर्गत कार्यरत है, ये जो है कोनोई ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर जो है ये संचालित होता है, और ये जापान की कंपनी है, उसके सहयोग से जो है यहाँ स्थापित हुआ है। सबसे पहले ये जो है 1962 में, अब 1962 में सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ, तो राउरकेला में, ठीक है, राउरकेला में उड़ीसा में जो है सबसे पहले स्थापित हुआ, ठीक है, उड़ीसा में जो है ये सबसे पहले स्थापित हुआ। उसके बाद 1983 में है ना, 1983 में बीएसपी में ये जो है स्थापित हुआ, ध्यान रखिएगा। फिर बीएसपी भिलाई है ना, भिलाई में जो है स्थापित हुआ, बीएसपी बोलता हूँ, भिलाई में जो है स्थापित हुआ, इसको ध्यान रखिएगा, भिलाई में है ना, भिलाई में जो है स्थापित हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जापान की कंपनी है, कोनोई ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंदर जो है ये कार्यरत है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको ना 2025 में है ना, जनवरी 2025 में जो है ये जो है फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है अपने अंदर इसको लिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोनोई जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो जो है फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जनवरी 2025 में अपने अंडर इसको ले लिया है, ध्यान रखिएगा, बस ये बात बताने वाला था मैं, ठीक है, इतना बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों के स्थलों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले का नहीं है, रायगढ़ जिले का नहीं है बोल रहा है, ठीक है। देखो ये जो मटनार है ना, ये मटनार जो है बस्तर में है, कहाँ है, बस्तर में, ठीक है, ये है बस्तर में, ध्यान रखिएगा। ये जो बचनाझर है ये है रायगढ़ में, ठीक है, रायगढ़ में है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये रायगढ़ में है। ये जो बेनी पाठा है या बेनी पाठ है, ये जो है कहाँ है, तो ये है बालोद में, ठीक है, बालोद में, ठीक है। और ये अमर गुफा है ये है रायगढ़ में, रायगढ़ में, ठीक है, याद रखिएगा। अब बोलेंगे सर इसमें तो 2 स्थल हैं, तो भाई बेनी पाठ आप देखेंगे ना, तो ये बेनी पाठ जो है ना ये बालोद जिला में, अगर एक्चुअल आप सर्च करेंगे, लेकिन इसका आंसर जो है मटनार लिया गया था। तो मटनार इसको आप जानते हैं, तो मटनार अब बहुत लोग इसको लिए हो गया आंसर, तो मटनार भी सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 स्थल ऐसे हैं जो रायगढ़ का नहीं है। रायगढ़ के इसके अलावा और कुछ कुछ स्थल याद रखेंगे, जैसे खैरपुर है ना, याद रखिएगा खैरपुर, खैरपुर के अलावा याद रखेंगे सोनबरसा, ठीक है, सोनबरसा, ठीक है, सोनबरसा है, सोनबरसा के बाद भैंसगढ़ी, छोटी घाट, बोतलदा, नवागढ़ी, सोखा मुड़ा, पेटिया, ओंगना, सिरोली, डोंगरी, कबड़ा पहाड़, करमागढ़, ये सब नाम और है जिसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मैं सबको नहीं लिख रहा हूँ, बस बता दिया, ठीक है। आप एक बार वीडियो को सुन लेंगे, ठीक है, एक बार अच्छे से मैं बता देता हूँ, है ना, सुनकर आप लिख लेंगे। खैरपुर, सोनबरसा, भैंसगढ़ी, छोटी घाट, बोतलदा, नवागढ़ी, सोखा मुड़ा, कोटिया, ओंगना, सिरोली, डोंगरी, कबरा पहाड़ और करमागढ़, ये जो है इसको भी याद रख सकते हैं। यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है, खासकर आपको ओंगना से, कबरा पहाड़ से, करमागढ़ से, बोतलदा से, है ना, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। इसके बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हूँ, उस वीडियो को आप देखिएगा, उसमें ना कुछ स्थल के बारे में विशेष रूप से बताया गया है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, खासकर जो पीएससी प्री दे रहे हैं वो बच्चे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी, और इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, वो शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, मतलब वो दोनों खाते थे, ठीक है, दाल वगैरह खाते थे, जौ वगैरह का प्रमाण आपको दिखा है, ठीक है। उसके अलावा जो है मांसाहारी भी थे, खासकर वो जो है आप याद रखिएगा कि भेड़, बकरी है ना, भैंस, गाय, ये सबको ये खाते थे, ठीक है। इनके जो बर्तन मिले हैं उसमें आपको वसा जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो है ना गौ मांस को ना प्राथमिकता देते थे खाने में, ठीक है, ध्यान रखिए, गौ मांस को जो है ना प्राथमिकता देते थे, ठीक है, ठीक है। उस समय, अब वो उस समय नहीं पता था इनको, है ना, वैदिक काल के बाद से गौ माता को जो है पूज्य माना गया, है ना, पूजनीय माना गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, तो गौ मांस को जो ये लोग प्राथमिकता देते थे, ठीक है, जैसा जानकारी मिला है उस हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टी शब्द खाली स्थान से जुड़ा है, टेनिस से, गोल्फ से, फुटबॉल से, बिलियर्ड से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टी शब्द जो है याद रखिएगा गोल्फ से जुड़ा हुआ है। टी जो है किससे जुड़ा हुआ है? गोल्फ से जुड़ा हुआ है। तो टी क्या होता है? एक पेज होता है। क्या होता है? ये पेज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके ऊपर जो है बॉल को रखा जाता है और शॉट मारा जाता है। क्या मारा जाता है? बॉल को रखकर शॉट मारा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टी जो है गोल्फ से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड है ना, SO2, और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के अवक्षेपण के कारण होता है। बिल्कुल होता है भाई। पीएच मान 5 से कम होता है। जब पीएच वैल्यू जो है 7 से जैसे जैसे कम होता है तो अम्लीय होते जाता है, आप जानते हैं। तो पीएच मान 5 से कम होता है तो अम्लीय होगा। बिल्कुल ही सही है। गीले या सूखे के रूप में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, गीले और सूखे के रूप में। जैसे गीला में बात करें तो बारिश, बर्फ, सूखा में बात करें तो धूल, गैस में हो सकता है। मतलब ये तीनों कथन सही हैं। लेकिन कौन सा कथन सही नहीं बोला यहाँ? तो ये ऑप्शन जो है ना इसके हिसाब से नहीं बना है। क्वेश्चन जो है गलत पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है शायद सहकारिता का पेपर था जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, उसमें पूछा गया था। तो ये जो है सही नहीं है, मतलब ये पूछा गया है और सभी कथन जो सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हटा दीजिए आप। अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही हैं और उपरोक्त तो सभी सही हैं। ठीक है, प्रश्न पूछना दूसरा चाह रहा था लेकिन पूछ दूसरा लिया था। ठीक है, तो नहीं पूछ लिया था, लेकिन सभी कथन सही हैं, इसलिए 1 2 3 सही हैं। तो नहीं को हटा देंगे, बाकी क्वेश्चन सही बन जाएगा। फिर अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, आते हैं यहाँ पर। वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। ठीक है, पहले वित्त आयोग का गठन जो है 22 नवंबर 1951 को किया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ठीक है, 280 के तहत जो है किया जाता है, ये लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे पहले वित्त आयोग का जो गठन है 22 नवंबर 1951 को हुआ था। ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, पहले वित्त आयोग का गठन जो है 22 नवंबर 1951 को किया गया था, एकदम सत्य है। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष याद रखेंगे। तो भाई प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ना KC नियोगी थे। आप पढ़े भी होंगे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। KC नियोगी, नियोगी याद रखेंगे। तो KC नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और जो NK सिंह थे ना, NK सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, तो ये भी सही है। मतलब पहला और तीसरा जो है सही है, तो दूसरा जो है गलत है। तो दूसरा जो है बिल्कुल गलत है, 1 और 3 सही है। तो B ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कुछ बातें और बता देता हूँ। जैसे अभी जो है 16वें वित्त आयोग है ना, 16वें वित्त आयोग के बारे में याद रखेंगे। 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष पहले याद रखेंगे, है ना। इनके अध्यक्ष जो है पहले याद रखेंगे, क्योंकि अध्यक्ष को बार बार पूछा जाता है। तो अध्यक्ष को ध्यान रखिएगा, अरविंद पनघड़िया, अरविंद पनघड़िया, अरविंद पनघड़िया ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जो है अब इसको कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि नीति आयोग के ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, नीति आयोग के ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे ये पूर्व में। ठीक है, जब अध्यक्ष बनने से पहले नीति आयोग के ये उपाध्यक्ष हुआ करते थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ है याद रखेंगे। तो 16वें वित्त आयोग का गठन जो है ना 31 दिसंबर 2023 में हुआ है। ठीक है, 2023 में। और इसका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? तो इसका जो कार्यकाल है 1 अप्रैल 2026 से 5 साल के लिए। ठीक है, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए जो है प्रारंभ होगा। इसके सचिव की बात करें, अगर वित्त आयोग की जो सचिव है इसके बारे में ध्यान रखना। तो सचिव इसके कौन है वर्तमान में? ऋत्विक रंजनम पांडे। कौन है? ऋत्विक रंजनम पांडे, RR पांडे, ऋत्विक रंजनन पांडे। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो इसके जो है वर्तमान में सचिव है। तो इतनी बातें जो है आप वित्त आयोग के बारे में ध्यान रखेंगे तो वित्त आयोग से संबंधित जो प्रश्न है वो आपसे लगभग बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक, तो अर्थशास्त्र पुस्तक है, उसके लेखक को पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो ये जो अर्थशास्त्र है ये पॉलिटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति से, पॉलिटी से संबंधित अर्थशास्त्र है। तो इसके जो लेखक है वो है चाणक्य। चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं? कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इनको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और ये जो है प्रधानमंत्री थे, ठीक है, प्रधानमंत्री और गुरु थे। ठीक है, गुरु थे, किनके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और उनके ये प्रधानमंत्री थे कौन? चाणक्य। ठीक है, जिन्होंने पॉलिटी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा याद रखिएगा, अब जो ये हर्षचरित है, ये हर्षचरित बोलते बाणभट्ट का जो है ना हर्षचरित, याद रखिएगा, हर्षचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित और कादम्बरी, दो रचना याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर्षचरित और कादम्बरी, इसको पूछा जाता है। मेगास्थनीज को याद रखिएगा। तो मेगास्थनीज का इंडिका कई बार पूछा गया है। ठीक है, मेगास्थनीज का इंडिका, ठीक है, मेगास्थनीज का इंडिका, ये एक यूनानी यात्री था, याद रखिएगा। कौन था? यूनानी यात्री था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। ठीक है, कौन भेजा था? तो सेल्यूलस जो निकेटर है ना, सेल्यूलस निकेटर जो है वो भेजा हुआ था। और मेगास्थनी किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। इतनी बातें जो है इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इनका जो पुस्तक है इंडिका मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक, चलिए अब उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, भगत सिंह। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो, ठीक है, ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किया हुआ था 1875 में। पुस्तक लिखा था, याद रखिएगा, पुस्तक इनका है ना, पूछा जाता है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसमें और क्या याद रखना? विवेकानंद। तो विवेकानंद के बारे में कुछ बातें याद रखना, जैसे वेदांत दर्शन और योग, है ना, वेदांत दर्शन और योग याद रखेंगे इनका, वेदांत दर्शन और योग। ठीक है, और योग की शिक्षा ये दिए हुए थे। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे महात्मा गांधी जो है ना देहात की ओर लौटो बोला था। ठीक है, महात्मा गांधी जो है देहात की ओर लौटो ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। ठीक, अगला प्रश्न है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा? 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? तो आप जानते हैं वी.डी. सावरकर, है ना, वी.डी. सावरकर ने ये बात कही थी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 1909 में एक पुस्तक इन्होंने लिखा, 1909 में एक पुस्तक लिखा था, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, 1864 में, 1857 में, 1885 में। तो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, आईएनसी के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो इसका स्थापना जो है 28 दिसंबर को, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम जो है ना इसके स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके पहले अध्यक्ष याद रखेंगे,
फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले अध्यक्ष, अध्यक्ष याद रखेंगे, पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, WC बनर्जी है ना, बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट है ना, महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, ठीक है, पहला महिला अध्यक्ष याद रखेंगे तो वो थे एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। फिर जो है ये कांग्रेस को छोड़ देती है बाद में, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1917 के आसपास जो है ये अध्यक्षता की थी, यहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा इतनी बातें, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सरकारी योजना सतत विकास को बढ़ावा देने और भारत के कमजोर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वाइस स्टेम क्यूरी और मिस्ट, है ना, तो याद रखिएगा जो ये मिस्टी लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो है पहला कदम है। अब इसका फुल फॉर्म पहले जानिएगा फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैनग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंग्रोव को बढ़ावा देकर, याद रखिए इसका मतलब है मैंग्रोव को बढ़ावा देकर, आप जानते हैं मैंग्रोव वन है ना, इधर आप इधर बंगाल वाला जो एरिया है ना, और इधर आपका गुजरात वाला जो एरिया है, तो आप जानते हैं मैंग्रोव वन है ना। तो मैंग्रोव को बढ़ावा देकर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा, है ना, तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और सतत विकास के लिए भारत सरकार की एक पहल है ये, जिसमें जो है स्थानीय समुदाय की आय से ये संबंधित है। मतलब इस जो मैंग्रोव वन है उसको ये लोग क्या करते हैं, बढ़ावा देंगे तो इसे कुछ इनकम मिलता है, ठीक है, जो स्थानीय समुदाय है उनको, इसीलिए जो है ये योजना जो है प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल पढ़ना है तो आप गूगल वगैरह में सर्च करके पढ़ सकते हैं, बट आप इसको ध्यान रखिएगा। तो सरकारी सतत विकास को बढ़ावा देने और भारत के कमजोर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की दिशा में ये जो है महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया गया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक जमीनी स्तर पर का जन आंदोलन, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बेहतर पद्धतियां, प्रदूषण उपशमन गतिविधियां, उपरोक्त सभी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक जमीनी स्तर का जन आंदोलन है। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बेहतर पद्धतियां और प्रदूषण उपशमन गतिविधियां, मतलब उपरोक्त सभी जो है इसमें सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हिंदी का कुछ प्रश्न देखते हैं। वाचाल शब्द का प्रयोग होता है जो बहुत बोलता है, जो बहुत चलता है, जो बहुत चंचल है, जिसका चाल चलन ठीक नहीं है। तो वाचाल का मतलब होता है जो बहुत अधिक बोलता है। तो आप जानते हैं, आप सुने भी होंगे, मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर वदन, ऐसा सुने होंगे, ठीक है। मतलब जो मुख है वो है ना, एक होता है मुख जो चुपचाप रहता है, वाचाल जो अधिक बोलता है, ठीक है, पंगु जो अपंग होता है, ठीक है, और गिरिवदन मतलब जो अच्छे से जो है क्या चढ़ता है, पहाड़ को, ठीक है, ऐसा एक आप सुने होंगे रामायण वगैरह में, ठीक है, उसको मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ से आप को रिलेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वाचाल का मतलब होता है जो बहुत बोलता है, वाचाल, ठीक है, बहुत अधिक बोलने वाला, ठीक है। उसके बाद सुरेश गीत गा रहा है, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है, ठीक है। सुरेश गीत गा रहा नहीं, ये था होगा, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन गलत लिखे हैं। सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश ने जो है गीत गाना प्रारंभ किया हुआ था और गा रहा था, अभी पता नहीं वो गा रहा है कि नहीं गा रहा है, गा चुका है, ठीक है, मतलब अपूर्ण है, कैसा है उसका कार्य है जो अपूर्ण है, मतलब सुरेश गीत गा रहा था, अब अभी हम नहीं बता सकते वो गा रहा है कि नहीं गा रहा है, ठीक है, गा रहा था मतलब अपूर्ण है, ठीक है, पूरा नहीं किया हुआ था, गा रहा था वो अभी उतना समय, ठीक है। अब उसके बाद पूर्ण भूतकाल क्या होगा, इसको भी जानिएगा, पूर्ण भूतकाल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से जो है आपको समझना पड़ेगा। तो पूर्ण भूतकाल क्या हो जाएगा, सुरेश गीत गाया था, ऐसा अगर हम बोलेंगे सुरेश गीत गाया था तो वो पूर्ण होगा, सुरेश गीत गाया था, ठीक है, वो गा चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। सामान्य भूतकाल के मतलब क्या हो गया, जैसे कोई गया ऐसा बोलते हैं ना, सुरेश गया या सुरेश ने गीत गाया, ये जो है सामान्य भूतकाल है, ठीक है। जैसे मैंने खाना खाया, मतलब अभी वर्तमान में तुरंत कंप्लीट हुआ काम, मैंने खाना खाया बोला मतलब
अभी मैं खाना खाया हूँ, मेरा खाना खाने का जो काम है कंप्लीट हो चुका वर्तमान समय में, उसको बोलते हैं सामान्य भूतकाल। ठीक है। संदिग्ध भूतकाल मतलब जिसमें शंका हो, क्या हो, शंका हो। जैसे सुरेश ने गीत गाया होगा, पता नहीं गाया होगा कि नहीं गाया होगा, वो खाना खाया होगा, अब जरूरी नहीं है वो खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं खाना खाया होगा, वह गया होगा, ठीक है, वह आया होगा, वह जा रहा होगा। ठीक है, मतलब जिसमें होगा शब्द जुड़ा हुआ है तो आप समझिएगा कि वो जो है संदिग्ध है, मतलब हम उसको नहीं बता सके कि उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है। ठीक है, संशय है अभी उसमें। ठीक है, तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरा हिंदी का क्लास अगर आप परचेस करके देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से आप हिंदी पढ़ सकते हैं, बहुत डीप में मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो अब जो है इतिहास वगैरह हिंदी का बहुत अच्छे से आप जान सकते हैं। एक बार पढ़ेंगे हमेशा के लिए जो है आप अच्छे से जो है नोट्स वगैरह बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचमाक्षर वर्ण है क घ ग अंगा, तो पंचमाक्षर होगा ये अंगा, अंगा है ना, म बान के ना, नल के ना, ये जो है पंचमाक्षर है। क्या है, पंचमाक्षर। इसी को नासिक्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नासिक्य भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को ना अल्प प्राण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्प प्राण भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को नासिक्य, अल्प प्राण, ठीक है, इसी को बोलते हैं सघोष भी बोलते हैं। ठीक है, इसको सघोष भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पंचमाक्षर भी बोलते हैं, इसको पंचमाक्षर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इतने नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, बाकी जो है इसके बाद क ख ग घ है ना, तो क ख ग घ जो है आपका कंठव्य है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आगे जो है जो स्पर्शी व्यंजन है या वर्गीय व्यंजन है या जो मूल व्यंजन है उसको जो हम बांटते हैं तो उसमें जो है ये पता चलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हरि, मनुष्य, पंडित, मंडल। तो मनुष्य बोले तो मनुष्य में तो बहुत सारे मनुष्य आ जाएगा, है ना, हर कोई मनुष्य है, स्त्री पुरुष सब मनुष्य। ठीक है, मनुष्य है। ठीक, पंडित तो एक ही पंडित नहीं है, बहुत सारे पंडित है। पंडित बोल दिया मतलब कई प्रकार के पंडित है ना, जो मंदिर में पूजा करते हैं वो वाला पंडित है, जो विवाह वगैरह करते हैं वो वाला पंडित है, जो घर वगैरह में पूजा करते हैं वो वाला पंडित है। कई प्रकार के पंडित हो सकते हैं, तो पंडित भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तो व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। तो मनुष्य एक जाति को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है, जाति को। और पंडित भी एक जाति को दर्शाता है। ठीक है, एक जाति को भी दर्शाता है। ठीक है, मंडल, मंडल में क्या होगा, जैसे मैं बोलता हूँ मित्र मंडल, मैं क्या बोल दिया, मित्र मंडल बोला। मित्र मंडल कहने का मतलब है कि मित्रों का एक समूह, मित्रों का एक समूह, तो ये हो जाएगा समूहवाचक। क्या हो जाएगा, समूहवाचक। अब एक नाम बचा हरि, तो हरि किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो सकता है ना, हरि जो है किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है, इसलिए ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय, उपसर्ग, संकर या विशेषण। देखो किसी शब्द के पीछे में जिसको लगाया जाता है ना उसको प्रत्यय बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रत्यय बोला जाता है। ठीक है, प्रीफिक्स बोलते हैं। उपसर्ग जो है ना सामने लगता है, उपसर्ग जो है सामने लगता है, ये सामने लगता है। ठीक है, ये सामने लगता है, ये जो है पीछे लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको प्रीफिक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। इसको सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। संकर शब्द, संकर शब्द मतलब दो भाषाओं से बने हुए शब्द को क्या बोलते हैं, संकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। जैसे रेलगाड़ी में अगर बोलता हूँ रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी, तो रेल शब्द जो है अंग्रेजी से लिया हुआ है, गाड़ी जो है देशज शब्द है, क्या है, देशज, तो ये हो गया रेलगाड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद विशेषण, विशेषण क्या होता है, किसी की विशेषता जो बताता है उसको विशेषण कहते हैं, है ना, किसी की विशेषता जो बताता है उसको क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। तो जैसे ये जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताएगा, इसको क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें जो है यहाँ क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अब अंग्रेजी के क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चन। मिस अनन्या परस्यूज लॉ इन हर खालिस्तान ऑफ लॉ 4 ईयर, शी हैज बीन वेरी डेडिकेटेड, सप्लाई द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ब। ठीक है, इसमें अंडरलाइन होगा। ठीक है, तो ये हुआ परसुएशन, परसुअल, परसुइट और परसुअल। तो इसका आंसर जो है व्यापम की बात करें तो परसुएशन लिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर ये लिया हुआ है, बट इसका करेक्ट आंसर अगर मैं बात करूं तो परसुइट होगा।
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? परसूट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रामेटिकली अनसेप्टेबल यूज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? मिस्टर जलाज इज द ट्रेवलिंग अब्रॉड नेक्स्ट मंडे। आई एम नोइंग हिज एड्रेस। कुशिका इज रीडिंग मैकबेथ दिस डे। ही इज नॉट कमिंग विथ मी फॉर द मूवी। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस देखो आंसर इसका भी गलत लिया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका भी जो है दावा पत्ती आप देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये तीनों सेंटेंस जो है ना एक्सेप्टेबल है ना, जो है क्या है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, केवल एक सेंटेंस ऐसा है जो अनएक्सेप्टेबल है, वो है आई एम नोइंग हिज एड्रेस। ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये अधूरी जानकारी देता है। ठीक है, याद रखिएगा, और ये जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आंसर ये लिया गया है तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, मैं दोनों बता दिया। ठीक, अगर इंग्लिश के लिए देखो, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, ठीक है, लेकिन मैं अपना एग्ज़ाम जैसा मैं पढ़ता हूँ है ना, एग्ज़ाम के हिसाब से मैं बना लेता हूँ। ठीक है, मुझे समझ आता है कि क्या करना है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे कि मैं उस प्रकार से आपको बता दूँ इंग्लिश को जिससे आप भी थोड़ा सा टैकल कर सके कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, मैं 100% नहीं बोल सकता, बट इतना बोल सकता हूँ कि आप जो है जिस मेथड को, जिस तरीका को मैं फॉलो करता हूँ, तो 10 क्वेश्चन में आप जो है कम से कम 8 क्वेश्चन तो बना ही लेंगे। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन की गारंटी मैं नहीं दे सकता, 5 में 3 तो 4 तो बना ही लेंगे। ठीक है, तो आजकल अभी का जो क्वेश्चन है वो तो बहुत सरल हो गया है। ठीक है, अभी का जो इंग्लिश का क्वेश्चन है बहुत सरल हो गया, जमाने वाला बस आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो बन ही जाएगा आपसे, तो उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे कभी। ठीक है, अगर आप बोलेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे तो उसको भी अपन जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, रजिया वास अ खालिस्तान of the Mamluk dynasty who later become the only female Muslim ruler of Delhi. Supply the correct expression। तो इसमें आ जाएगा प्रिंसेस, है ना, क्या आ जाएगा, रजिया सुल्तान जो है एक रानी थी। ठीक है, जो मामलुक डायनेस्टी की थी, ध्यान रखिएगा, तो प्रिंसेस इसका सही आंसर है। द, ये ब्लैंक है, द खालिस्तान, मैं खालिस्तान बोल देता हूँ आपको, डायरेक्ट आपको समझ आए। द के बाद खालिस्तान, ऑफ द हॉर्सेज आर प्रोटेक्टेड बाय आयरन शूज, है ना। आप जानते हैं कि जो घोड़े के जो पैर होते हैं उसमें लोहे का ऐसा छल्ला पहनाया जाता है, ऐसा है ना, उसको शू पहनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, हॉर्सेस लिखा है, हॉर्सेस। देखो हूप और हूप्स दोनों सेम वर्ड है, दोनों सेम वर्ड है। ये जो है सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर के लिए जो है यूज किया जाता है, और ये जो है प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है, प्लूरल के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखो ये जो है ना सिंगुलर के लिए है, अगर हॉर्स रहता तो हुप्स होता। ठीक है, हुप होता, और हुप्स जो है प्लूरल है। ठीक है, और शायद तक इसको जो है विलोपित किया गया है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो हॉर्सेस और हॉर्स। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ एस लगा हुआ है, ई एस, यहाँ याद रखिएगा। ठीक है, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद द पॉसिबल एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर, इट वॉज सैड, पीपल सैड इट, समवन सैड इट, दे सैड इट, ऑल ऑफ द अबोव। तो ये सब सही है। ठीक है, देखो सैड इट, सैड इट, सैड इट, है ना, ये पीपल के लिए भी, क्योंकि यहाँ इट बोला है तो ये पीपल भी हो सकता है, समवन भी हो सकता है, दे हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबोव जो है इसमें करेक्ट होगा। चलिए अब छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चन देखते हैं। अस्वस्थ होने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, कोयला होना, कुचई कांदा होना, कुरिया धरना, कुदो डरना। ठीक है, देखो अगर आप जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको, ठीक है, तो जो बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं उनके लिए तो ये टफ है, बहुत टफ है। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी इतना आसान नहीं है। क्योंकि देखो अगर चाहता व्यापम तो उसको कुचई कांदा होना भी ले सकता था इसका आंसर। अब बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि जो कुचई कांदा आप देखे होंगे वो बहुत जल्दी खराब होता है। ठीक है, बहुत जल्दी खराब होता है, अगर उसको रिलेट किया जाए तो बीमार, है ना, बहुत जल्दी बीमार होता है। ठीक है, तो उससे भी रिलेट कर सकता था। ठीक है, बट इसका जो सही आंसर है, हम सामान्य जानते हैं कि बोलते हैं ना कि कोई कुरिया धरलिस, कहने का मतलब कि बहुत अस्वस्थ है, अब वो रूम से निकल नहीं सकता। ठीक है, उसको बोलते हैं कुरिया धरना। ठीक है, तो अस्वस्थ होना मतलब कुरिया धरना, जैसे कई लोग को बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, है ना, बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं, उसके बाद उठ नहीं सकते हैं, है ना, वो बाहर बिल्कुल नहीं चल फिर नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं कुरिया धरना। ठीक है, जो बेड पर ही लेटे रहते हैं, रूम से बाहर नहीं निकलते। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अस्वस्थ होना, तो कुरिया धरना बहुत अच्छा से आप समझिएगा इसको। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा धर के उसन्ना,
धर के उसन्ना कहने का मतलब नाम से ही समझ आ रहा है, किसी को दंडित करना। भाई धर के उसन्ना मतलब किसी को दंडित करना, विनाश करना नहीं होगा, उसन्ना बिल्कुल संबंधित नहीं है विनाश से। दंडित करना, उसन्ना मतलब दंडित करना है ना, किसी चीज को उसन्ना दंडित करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समाप्त करना, अपमानित करना, उसन्ना समाप्त करना नहीं होता, जलाना होता तो समाप्त करना में आ सकता था, अपमानित करना भी नहीं होगा, तो दंडित करना जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 प्रश्न, हाथ मारना मुहावरे का अर्थ है, अधिकार जताना, लाभ होना, हाथ से मारना, पकड़ना। हाथ मारना बोलते हैं ना, आज वो जो है बहुत हाथ मार दिया, मतलब अपन कहीं गया था, वो लाभ अचानक से हो जाता है, अरे उसका वो तो हाथ मार दिया, है ना, तो उसको बोलते हैं हाथ मारना, ठीक है। हाथ ये जो होगा लाभ होना होगा, ठीक है, हाथ मारना मतलब लाभ होना। लहुटना का भाववाचक होगा, याद रखिएगा, लहुटो, लहुटई, लहरिया, लहटना। तो देखो ये आज्ञा है, लहुटो ऐसे बोलते हैं ना, आप सब लहुटो, आप मन यहाँ से लहुटो, है ना, वो है आज्ञा। लहुटई जो है ये क्या हो जाएगा, भाव, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा ये हो जाएगा, ठीक है, लहुटई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 खिला जड़े हैं दरबार में पड़े, जनोला का अर्थ कई बार पूछा गया है, आप जानते हैं, पतरी, है ना, हर कोई इसको जानता होगा, पतरी इसका सही आंसर है। इसका आंसर घड़ी भी ले सकता था, ठीक है, लेकिन अगर अब ये व्यापम कई बार पूछ चुका है तो कई बार पतरी आंसर ले चुका है, इसीलिए जो इसको नहीं बदला, वो आता तो इसको घड़ी भी ले सकता, क्योंकि घड़ी में आप जानते हैं एक जगह पड़ा रहता है घड़ी दीवार में, और उसमें भी कांटा लगे हुए, हालांकि उसमें 12 कांटा है, ठीक है, लेकिन चाहता तो 10 बना के भी उसको ले सकता था, लेकिन ध्यान रखिएगा पतरी इसका सही आंसर है। ये देखो मैं क्वेश्चन इसीलिए आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज़ ऐसा हो सकता है करके, क्योंकि इन केस मान लो पतरी नहीं दिया और घड़ी दे दिया, और व्यापम जाहिर सी बात है उसको ले सकता है आंसर, इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। देखो चीज़ें जो है जितना ज़्यादा पढ़े रहेंगे उतना आपका काम आएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कंप्यूटर के प्रश्न देखते हैं। मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण, संलेखन का मतलब होता है ऑथोराइजिंग, है ना, हाँ अथोराइजिंग टूल ऐसा कुछ होता है इसका नाम, मैं इंग्लिश का इसका एमसीक्यू जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं जो है इंग्लिश में भी बनाया हूँ, हिंदी में भी बनाया हूँ, लेकिन यहाँ जो है जगह कम हो जाता है, इसीलिए जो है हिंदी में लिया हूँ। इंग्लिश का भी एमसीक्यू जो है आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसका जैसे ये लिखा है क्वेश्चन सेम टू सेम इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका मतलब होता है कि मल्टीमीडिया अथोरिंग एक अथोरिंग टूल होता है, अथोरिंग टूल, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, इंग्लिश में। तो इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीमीडिया फाइलें चलाने के लिए बोलना मतलब प्लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसका बात कर रहे हैं, प्लेयर का बात कर रहे हैं। मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए, बनाने का मतलब मेकिंग का बात कर रहे हैं कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। मल्टीमीडिया फाइलों को संग्रहित करने की बात करें मतलब स्टोरेज का बात कर रहा है, ये किसका बात कर रहा है, स्टोरेज का। मल्टीमीडिया फाइलों को संपीड़ मतलब कंप्रेस करने का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, कंप्रेस। अब देखो मैं समझा रहा हूँ इसको, क्या बोल रहे हैं यहाँ, मल्टीमीडिया संलेखन। अब देखो इंग्लिश नहीं समझ आता तो भी आप समझिएगा इसको, संलेखन, संलेखन नाम से ही समझ आ रहा है, संलेखन, लेखन बोल रहा है मतलब कुछ ना कुछ वो बनाने की बात कर रहे हैं, लिखने की बात कर रहे हैं, है ना, लिखने की बात कर रहे हैं, बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लिखना बनाना, है ना, इसके लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। चलाने के लिए तो प्लेयर जैसे वीएलसी वगैरह बोलता, ठीक है। स्टोरेज के लिए जो है वो हार्ड डिस्क का बोलता, ठीक है, एसएसडी बोलता, ठीक है, पेन ड्राइव बोलता, ठीक है, ये सब जो है आपका स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। कंप्रेस के लिए वो जीप फाइल वगैरह के बारे में बात करता, जीप वगैरह के बारे में बात करता, कॉम्पैक्ट वगैरह के बारे में बात करता, ठीक है, याद रखिएगा, तो इसके बारे में वो जो है बात करता, लेकिन यहाँ जो है बनाने की बात किया है, और यहाँ संलेखन बोला है मतलब अथॉरिंग टूल के बारे में बात किया है, लिखने के बारे में बात किया, तो बनाने के लिए मतलब जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होता है, आपको टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, इमेज हो गया, एनिमेशन हो गया, और वीडियो वगैरह को जो एप्लीकेशन होता है या कहीं भी जो है प्रेजेंटेशन देना होता है, तो उसमें संयोजित करने के लिए, उसमें डालने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ईमेल शब्दावली में बीसीसी का अर्थ क्या है, तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। इसका अर्थ अर्थ क्या, एक होता है सीसी कार्बन कॉपी, इसका अर्थ क्या है, कार्बन कार्बन कॉपी, ठीक है। कार्बन कॉपी से समझ आ रहा है आपको कि उसका डुप्लीकेट बनाना, है ना, उसका डुप्लीकेट बनाना। ब्लाइंड मतलब अंधा, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी कॉपी नहीं देना, ठीक है, मतलब जो ईमेल एड्रेस है, जैसे 100 लोगों को मैं एक ही पीडीएफ वगैरह को मेल किया, 100 लोगों को एक ही पीडीएफ वगैरह को मैं मेल किया, अगर मैं उसको सीसी में लिखता हूँ, सीसी में लिखता हूँ, तो मैं 100 लोगों को, जितने भी 100 लोगों को भेजा हूँ, मतलब जिस पीडीएफ को मैं 100 लोगों को भेजा हूँ सबको दिखेगा एक दूसरे को, 100 ईमेल एड्रेस, ठीक है, सबको दिखेगा मैं किसको किसको भेजा हूँ।
लेकिन मैं उसको बीसीसी में करके भेजता हूँ, है ना, बीसीसी में लगा के, तो वो जो है किसी को नहीं पता चलेगा, है ना। मैं 100 लोगों को जरूर भेजा रहूँगा, लेकिन किसी भी एक दूसरे को नहीं पता चलेगा, है ना, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पता चलेगा मैं किसको किसको पीडीएफ भेजा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं उसको सीसी में लगा के भेजता हूँ, तो 100 लोगों को पूरा पता चलेगा मैं किसको किसको जो है उसी पीडीएफ को भेजा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बीसीसी और जो है सीसी, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका जो है सही अर्थ होता है, ठीक है। ऐसा कोई शब्द नहीं होता, ऐसा भी कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का मुख्य उद्देश्य, है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्देश्य क्या है, मतलब एंटीवायरस को क्यों जो है अपडेट करते रहना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। तो देखो, किसी भी चीज़ को अपडेट करने का कारण आपको बताता हूँ। कोई भी चीज़ अपडेट कैसे क्यों अपडेट किया जाता है, या तो उसका नया वर्जन आएगा, ठीक है, नया वर्जन आएगा तो उसमें जितने भी बग्स है, बग्स है मतलब उसमें जितना भी जो है कमियां हैं, उस कमियां को हटाकर उसको जो है क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है ना, उसको सॉल्व किया जाता है, अभी उसको अपडेट करते हैं। जैसे आप जानते होंगे, कभी यूट्यूब का आप अपडेट करते होंगे, ठीक है, या कोई भी एप्लीकेशन है उसको आप अपडेट करते हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अगर कमी है, उस कमी को हटाकर जो है उसको अच्छा करना, ये क्या कहलाया जाता है, अपडेशन कहलाया जाता है। तो मान लो कोई वायरस है आपके कंप्यूटर में, ठीक है, लेकिन जो एंटीवायरस है, मान लो कोई वायरस अभी जो है वर्तमान समय में है, और आप जो है एंटीवायरस को मान लो 1 साल पुराने आप खरीदे हो, ठीक है, तो अभी का तो वायरस को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसमें जो भी प्रोग्रामिंग हुआ है, जो सॉफ्टवेयर आप लिए हो एंटीवायरस, वो 1 साल पहले है लिए हो, मतलब उसमें जो भी प्रोग्रामिंग हुआ है वो पहले के वायरस को ध्यान में रखकर प्रोग्रामिंग किया गया है। तो अब क्या किया जाएगा, उसको अपडेट किया जाएगा। अपडेट करने से क्या होगा, वर्तमान समय के जो वायरस वगैरह है उसको वो जानेगा, उसके बारे में प्रोग्रामिंग किया जाएगा, तभी उसके बग है उसको फिक्स किया जाएगा, फिर उसको अपडेट किया जाता है। तो उससे क्या पता चलता है, उससे जो है वर्तमान समय के जो भी सॉफ्टवेयर मतलब वायरस वगैरह है उसको वो डिटेक्ट कर पाए, है ना, रिमूव कर पाए, इसलिए जो है उसको अपडेट करते हैं। तो याद रखिएगा, वे निश्चित करते हैं कि एंटीवायरस नवीनतम खतरे का पता जो है लगा सके, ठीक है, वर्तमान समय का नवीनतम खतरे का जो है पता जो है लगा सके, ठीक है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी जांच के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो F6, F7, F8, F5। तो F7 का जो है याद रखिएगा, वर्तनी जांच के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। F5 है ना, F5 को याद रखिएगा रिफ्रेश के लिए, F5 को किस लिए, रिफ्रेश के लिए जो है यूज़ किया जाता है। साथ ही अगर पीपीटी अगर चलाना है, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाना है, तो F5 से जो होता है स्लाइड शो होता है, क्या होता है, स्लाइड शो होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको भी पूछा जाता है, ठीक है, स्लाइड शो। आगे बढ़ते हैं। URL HTTPS www.sciencetechEasy में एक प्रोटोकॉल है, HTTPS फॉर्म उपरोक्त सभी। तो ये जो HTTPS है, ये जो है प्रोटोकॉल है, इसका मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, क्या होता है, सिक्योर, है ना, मतलब जो सिक्योर प्रोटोकॉल है उसके बारे में ये बताता है। तो एक प्रोटोकॉल है HTTPS, ठीक है। अब देखो मैथ्स का क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जो है अब मैथ्स का हम जो है सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोला है, कौन सी धनराशि, मैथ्स को अच्छे से समझिएगा, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाता है, ठीक है। देखो, तो 5 वर्ष में 5 ईयर में कितना हो रहा है, 5 ईयर में हो रहा है 520 रुपया। 7 ईयर में कितना हो रहा है, 7 ईयर में यही राशि हो रहा है 568 रुपया। साल कितना बढ़ा, साल बढ़ा 2 साल बढ़ा, 2 साल में ब्याज कितना बढ़ा, ब्याज बढ़ा 48 रुपया, कितना बढ़ा, 48 रुपया। मतलब 1 साल का ब्याज मैं निकालूं, 1 साल का ब्याज निकालूं तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 1 साल का देखो, 2 साल का 48 रुपये है, तो 1 साल का कितना होगा, 24 रुपया, 48 को 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 24 रुपया, 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 24 रुपया। तो 5 साल का ब्याज क्या क्या कितना हो जाएगा, 24 गुना 5, 120 रुपया, ठीक है। 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 24 गुना 7 मतलब 168 रुपया, ठीक है। तो 520 रुपये में अगर मैं इसके ब्याज को घटा दूँ 120 रुपये को, और 520 रुपये में मैं अगर इसके ब्याज को घटा दूँ 168 रुपये को, तो आप जानेंगे कि यहाँ जो है 400 आएगा और यहाँ भी कितना आएगा, 400। तो राशि कौन सी है, 400 रुपये। मैं दोनों में सॉल्व करके बता दिया।
ठीक है, एक को भी लेके चलते तो भी आता आंसर। ठीक है, तो कितना हो गया 400, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 400। ठीक, चलिए, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है ना, 7 ऐसी संख्या है जिनका औसत जो है 20 है, मान लो चलो ठीक है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये पूछा है। तो देखो मैं 7 संख्या बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 मिनट मैं थोड़ा सा गैप में बनाता हूँ इसको। बीच का संख्या हो गया 1 2 3, 1 2 3। अब ये 20 है, मतलब देखो 7 है तो औसत बीच का ही संख्या औसत होता है, तो इधर क्या आ जाएगा 19, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 23। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 23। क्या हो जाएगा 23 जो है सबसे बड़ी संख्या है और 17 जो है सबसे छोटी, ये स्मॉल है और ये लार्जेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा पी क्यू त्रिभुज एबीसी की भुजाओं को, मान लो एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज है, इसको मैं जो है अच्छे से बना देता हूँ यहाँ से त्रिभुज लेके। त्रिभुज, ठीक है, तो ये है एबीसी त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज है। ठीक है, अब जो है पी क्यू जो है इसको ऐसे डिवाइड करता है, ये पी है और क्यू है, ये डिवाइड करता है। तो पी क्यू त्रिभुज रेखा पी क्यू जो है एबीसी की भुजाओं को ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू कर इस प्रकार काटती है कि ए पी जो है कितना दिया हुआ है 3 और जो है पी बी जो दिया हुआ है 2, है ना, मतलब ये 3 और ये 2। ठीक है, अगर टोटल मैं बात करूँ ए से लेके सी तक अगर मैं बात करूँ तो ए से लेके सी कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ए और सी से लेके लंबाई कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो बड़ा त्रिभुज की लंबाई कितना, इधर देखेंगे 5, ये भी होगा 5, ऐसे याद रखिएगा, ये भी होगा 5। ठीक है, और इधर भी होगा 5, इधर भी होगा 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छोटा वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, छोटा वाला जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये होगा 3 3 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या होगा 3 3 3। ठीक, अब देखो आपको कुछ नहीं आता लेकिन फार्मूला तो आता होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो देखो सभी भुजा 5 5 है और सभी भुजा 3 3 है, तो जो बड़ा वाला है 5 गुना 5 और जो छोटा वाला है आधार 3 गुना ऊंचाई 3। ठीक है, तो छोटा देखो ए पी क्यू बटा त्रिभुज ए बी सी पूछा है, तो ये जो है ए पी क्यू है, त्रिभुज ए पी क्यू है और ये त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, तो देखो तो ए पी क्यू बटा ए बी सी करना है तो 1/2 3 गुना 3, 1/2 गुना 5 गुना 5। तो देखो 1/2 कट जाएगा, ऊपर में बचा 9, नीचे में बचा 25, तो 9/25, 9/25 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक, देखो क्या बोला है, 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ, है ना, जब 540 रुपये में किसी वस्तु को बेचते हैं तो लाभ होता है। उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि, मतलब उस अब एक कोई वस्तु है जिसको 540 में बेचते हैं तो लाभ होता है और 370 पर बेचते हैं तो हानि होता है। ठीक है, और अगर उस वस्तु का कीमत ऐसा है कि अगर उसको 540 में बेचे तो जितने रुपये का लाभ होगा उतना ही, अगर उसको 370 में बेचते हैं तो उतने ही रुपये का हानि होगा। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये पूछा है। मान लो वस्तु का जो रेट है, प्राइस जो है पी है। ठीक है, इधर जो है 540 में बेचा गया, इधर जो है 540 में बेचा गया, उसको लाभ हो रहा है। इधर से अगर बेचा जाए पी से कम में बेचा जाए 370 में, तब उसको ये हानि होगा, लॉस होगा, और इधर जो है प्रॉफिट होगा। तो इधर बेचते हैं तो x% का प्रॉफिट होता है, इधर जब बेचते हैं तो x% का जो है हानि होता है। ठीक है, मतलब इधर जितने का लाभ होगा उतने ही इधर हानि होगा, इस चीज़ को समझिएगा। तो देखो तो दोनों के बीच अंतर कितने रुपये का है, दोनों के बीच अंतर कितने रुपये का है, तो दोनों के बीच जो है अंतर है देखो 0 और ये हो जाएगा 7 और 170 रुपये का अंतर दिख रहा है। तो देखो इधर भी जितना लाभ हानि हो रहा है उतना ही यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इसको 1:1 मान सकता हूँ, 1:1। ठीक है, मान लो 1:1 मैं मान लिया, जितना इधर प्रॉफिट
उतना ही इधर लॉस है ना, ये मतलब जितना इधर लॉस उतना इधर प्रॉफिट, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको 2 से भाग करेंगे, औसत निकाल दो बस 2 का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 85। या तो इस 85 को इसमें से माइनस कर दो 540 में से, ठीक है। 540 में से अगर 85 को माइनस कर दोगे 455, या तो जो है आप जो है ये 370 में से 85 को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 455, ठीक है। तो उस वस्तु का एक्चुअल मूल्य कितना है 455 रुपये। अगर 455 है, ठीक है, तो 540 में बेचते हैं तो लाभ होता है, अगर 370 में बेचते हैं तो हानि होता है। तो एक्चुअल मूल्य जो है, ठीक है, एक्चुअल जो प्राइस है कितना है उसका, एक्चुअल प्राइस है 455 रुपया, ध्यान रखिएगा। अब देखो उसको कितने में बेचा जा रहा है, 910 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है बेचने वाला मूल्य 910 रुपया। अब खरीदी मूल्य कितना है वस्तु का 455 रुपया, 455 रुपये में खरीदा गया है, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखो जितना में खरीदा गया है उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है। तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा, आप 910 में से क्या करेंगे 455 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट निकल जाए, तो प्रॉफिट कितना आया 455 रुपये ही प्रॉफिट आया। 455 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, परसेंट में निकालना है, तो 455 रुपये का लाभ हो रहा है, इतने में 455 रुपये में खरीदा गया है, ठीक है। ये लाभ हो गया, लाभ है, और ये जो है क्रय मूल्य खरीदा, तो 455 में खरीदा गया था और 455 रुपये का लाभ हो रहा है। 100 से गुना करेंगे परसेंट निकालने के लिए तो ये कट जाएगा, मतलब 100% उसका जो है क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 100% लाभ हो रहा है, ठीक है। मतलब जितना में खरीदा गया है उतना एक्स्ट्रा में वो बेच रहा है, मतलब 100% वो लाभ कमा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 5088 रुपये हो तो ब्याज दर कितनी है। ब्याज दर पूछा है, एकदम सरल सा क्वेश्चन है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा रहेगा, साधारण ब्याज हमेशा कम रहेगा, ध्यान रखिएगा ये बात चीज को, ठीक है। अगर सेम वर्ष का है तो चक्रवृद्धि, और सेम वर्ष का है, सेम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, सेम ब्याज दर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। देखो कितना ज़्यादा है, 5088 रुपया है, ठीक है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5088 है और 2 साल का साधारण ब्याज है 4800 रुपये। कहने का मतलब कितना ज़्यादा है, 288 रुपये आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो 4800, 5000 में 4800 घटाएंगे 200 और 288 रुपये आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब देखो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 4800 रुपये है। तो 1 साल का जो है साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 2400 रुपये, कितना हो जाएगा 2400 रुपये, ठीक है। अब 2400 रुपये 1 साल का साधारण ब्याज हुआ, ठीक है, और दोनों में अंतर कितना मिला 288 का, ठीक है। कितने रुपये का अंतर दिखाई दे रहा है 288 का, 100 से इसको अपन जो है गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12% जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ROI होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 12% जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इसको आप काटिएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, देखो इससे जो है 2 जीरो कट जाएगा, 24 से कम 24 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 4, तो 24 दूनी 48, तो 12%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, है ना, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है 7:2, ठीक है। कितना दिया हुआ है 7:2 दिया हुआ है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था, मतलब 5 साल पहले, अभी ये वर्तमान आयु में मान लेता हूँ 7x और 2x, ठीक है। 5 साल पहले मतलब इसमें 5 साल कम कर दूंगा, इसमें भी 5 साल कम कर दूंगा, ये 5 साल पहले की आयु हो गया, ये पहले की आयु, ठीक है। वर्तमान आयु कितना है 7x और 2x, ध्यान रखिएगा, अभी ये वर्तमान है, ये प्रेजेंट है ना, वर्तमान है ये, ठीक है। और 5 साल पहले 7x माइनस 5, क्योंकि 5 साल पहले बोला तो 7x में वर्तमान, 7x में 5 साल घटा दिए, वर्तमान 2x में 5 साल घटा दिए। अब दोनों का गुना करेंगे, मतलब 7x माइनस 5 गुना 2x माइनस 5, इसका गुना करेंगे तो कितना आता है, ये 150 आता है, कितना आता है 150 आता है, ध्यान रखिए कितना आ रहा है 150 आ रहा है। अब इसको गुना करके इक्वेशन बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए गुना करते हैं अब इसको, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, मतलब ये हो जाएगा 14, इसको मैं इधर लिख देता हूँ ताकि जगह बचे, तो ये हो जाएगा 14x स्क्वायर, 7 दूनी 14, उसके बाद 7 पंचे 35x, 35x, उसके बाद हो जाएगा माइनस 10x, और ये हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 150, ठीक है।
उसके बाद 14x² माइनस ये हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा 45x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 125 125 बराबर 0 हो जाएगा। देखो अब देखो 125 और 14 का गुना करो, कितना हो जाएगा? 125 और 14 का गुना करेंगे तो 1750, कितना हो जाएगा? 1750, क्योंकि देखो 125 दूनी 250 है ना, और चौके हो जाएगा 500, 500 का 0 हो जाएगा, इधर 50 बचेगा, 125 और 50 175, तो हो गया 1750। अब इस 1750 को ऐसे तोड़ना है, ठीक है, कि गुना करने पर 1750 और जोड़ने या घटाने पर 45 एक से बचे, ठीक है। तो इसको भी मैं बता देता हूँ कैसे तोड़ेंगे आप, ठीक है, यहाँ समझा देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। 1750 इसको 5 से भाग दो, ठीक है। सबसे पहले देखो 5 दिया 15, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 पंचे 25 और ये 0, फिर 5 से 5 सत्ते 35, ठीक है, और ये 0, फिर 5 से, ठीक है, ये 5 से ये हो जाएगा 5 एकम 5, 1 मिनट यहाँ, ठीक है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ बचेगा आपका 5, 1 मिनट, 5 एकम 5 2 बचा, और 5 चौका भी, 1 मिनट क्या हो रहा है, 5 एकम 5 है ना, तो 2 बचेगा, 5 सत्ते 35 0, 5 एकम 5, 5 चौका 20, ठीक है। अब 2 से देखो, 2 से या 7 से कर, 2 से कर लो, 7 बार में फिर 7 एकम 7, ऐसे देखो ऐसा बनाना है कि गुना इसको जोड़े या घटाए तो 45 आए। देखो अब इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70, 10 सत्ते ये हो जाएगा 70, ठीक है, और ये हो जाएगा 25, 5 गुना 5 25, 25 दोनों को घटा के देखते हैं कितना आ रहा है, ये हो रहा है 45, कितना हो रहा है 45, हाँ ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम? इसको तोड़ सकते हैं, इस 45 को 14x² माइनस 17x, देखो 70x को मैं माइनस में रखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस बड़ा का चिन्ह आएगा, तो ये माइनस है तो माइनस, और ये इसको जो है 25 एक तभी तो घटेगा, है ना। ये जो है 70x माइनस में है और ये प्लस में है तो भी तो घटेगा, और चिन्ह किसका लगेगा? बड़े वाले का, और माइनस जो है 125 बराबर 0। अब देखो यहाँ से जो है, अब मैं क्या करूँगा, ये देखो 70 को तोड़ सकता हूँ, 14 पंचे 70 होता है, तो 14 बाहर निकल जाएगा और ये x बाहर निकल जाएगा, तो x माइनस इतना क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5, ठीक है, और यहाँ जो है प्लस का चिन्ह बीच में है तो बीच में, और देखो ये है 125, तो 25 पंचे 125, तो यहाँ जो है 25 में निकाला तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा 14x प्लस 25, ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये तो माइनस में चले जाएगा क्योंकि इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस है तो माइनस में, तो ये आंसर नहीं हो सकता, जहाँ बीच में प्लस रहता है वो आंसर नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा x माइनस बराबर क्या हो जाएगा, ये 5, ठीक है। इसको रखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर 5, क्या हो जाएगा x बराबर 5, ठीक है। तो 5 जो है x का वैल्यू हुआ। तो वर्तमान आयु पूछा है, पिता की उम्र क्या है, तो पिता की उम्र है 7x, कितना है 7x, तो 7 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये जो है करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस प्रश्न को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आप इसको जो है सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है, ऐसे प्रश्न, ठीक है। क्या बोला है, ए और बी व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को क्रमशः 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो है ए और बी नाम का दो व्यक्ति हैं, जो ए है जो है किसी भी काम को, कोई भी काम दिया गया है उनको 18 दिन में कर सकता है, और जो बी नाम का व्यक्ति है वो 30 दिन में उस काम को कर सकता है। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, दोनों ने जो है अब एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बीच में क्या होता है कि जो ए है ना अपने कार्य को पूरा करने से मतलब कार्य पूरा होने से पहले 16 सही 2/3 दिन में काम को छोड़ दिया, और बी ने उस काम को अकेले ही जो है पूरा किया, ठीक है, पूरा जितना भी काम बचा था उसको जो है पूरा किया। तो ए कितने दिन तक कार्य किए इसको पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को समझिएगा, देखो 18, ए जो है 18 और बी जो है कितना 30, ए जो है 18 और बी जो 30 दिन में काम को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो मैं दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ ना, लिस्ट मतलब दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 90, अब निकाल देंगे, एलसीएम निकालने आता होगा आपको,
अब इसको निकालिएगा, ठीक है, 90, क्योंकि यहाँ फिर निकालते बैठूंगा, है ना, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट जो है ऐसे अभाज्य संख्या में तोड़ना रहता है और आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 30 जो है 90, मतलब 90 काम है, कोई 90 काम है, ठीक है, जिसको इनको पूरा करना है, 90 काम है ना, जिसको 90 यूनिट काम है, समझिएगा कितना यूनिट काम है, ये 90 यूनिट काम है, समझिएगा। जो ये 18 दिन में, मतलब इसकी देखो ये 18 दिन में करता है और 30 दिन में करता है, तो इसका एफिशिएंसी निकाल देते हैं, मतलब इसकी क्षमता, ठीक है, कितने ये जो है काम करेगा। 90 यूनिट में एक दिन में कितना यूनिट ये काम कर सकता है, इसको समझिएगा कि 90 कोई काम है ना, 90 जो है कोई काम है, और ये जो है इसकी क्षमता है 18 दिन में किसी काम को समाप्त करने का, है ना। मतलब ये 90 दिन, देखो इसी 90 काम को 18 दिन में समाप्त करेगा और इसी 90 काम को ये 30 दिन में समाप्त करेगा, बी, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 90/18 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 90/30। मतलब ये जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, समझो, और ये जो है 5 यूनिट काम करेगा, क्योंकि 90 जो है यूनिट में है, तो 5 यूनिट काम करेगा, समझो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, मतलब एफिशिएंसी आपको समझ आया, ठीक है। तो देखो अब इसको इक्वेशन बनाता हूँ, ए और बी 90 काम को कंप्लीट करेगा, कौन से काम को, 90 यूनिट काम को जो है कंप्लीट करेगा, समझो, ठीक है। ए और बी जो है मिलकर 90 यूनिट काम को करेगा, ठीक है। अब जो है ए जो है इस 90 काम को अकेले x दिन में कर सकता, अकेले की बात करूँ मैं, पूरा दोनों के साथ नहीं कर रहा हूँ। ए जो है इस 90 काम को x दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में, x दिन में, ठीक है। तो x दिन में ये पूरा करता, लेकिन पूरा कार्य होने से पहले जो है 16 सही 2/3 दिन पहले वो काम छोड़ दिया, मतलब x दिन में पूरा करता, लेकिन वो जो है काम को 16 सही 2/3 दिन में छोड़ दिया, ठीक है। अब जो है बी जो है इसी 90 काम को ए भी x दिन में पूरा करेगा, कितना दिन में पूरा करेगा, x दिन में पूरा करेगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ, बराबर ये 90, ठीक है। ए भी x दिन में इस काम को पूरा करता, बी भी इस काम को x दिन में पूरा करता, लेकिन ए ने क्या किया, x दिन में पूरा करने से पहले 16 सही 2/3 दिन में काम छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन बी जो है उस काम को किया, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए कितनी क्षमता के साथ काम करता है, तो 5 की क्षमता के साथ काम करता है। बी कितनी क्षमता के साथ काम करता है, तो 3 की क्षमता के साथ काम करता है, ठीक है। अब इसको देखिए गुना करते हैं, ये हो जाएगा 5x, अब ये क्या हो जाएगा, 16 × 48 2 50/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 16 सही 2/3 को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/3 होता है, कितना होता है, 50/3। तो देखो 5 गुना 50/3, मैं इस 5 का अंदर गुना किया हूँ, इस 5 का x के साथ गुना किया और इस 5 का 16 सही 2/3 मतलब 50/3 के साथ गुना किया, प्लस ये हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 90, ठीक है। अब देखो इधर जो है इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं, इधर इस चीज़ को समझिएगा ताकि मेरे को बताने में आसानी हो, इसलिए मैं इसको पहले से ही हटा देता हूँ, इस चीज़ को समझिएगा। अब देखो तो ये हो जाएगा 5x और ये है 3x, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस, देखो 50 × 5 करेंगे तो 250 ये हो जाएगा 3 और इधर है 90, इसको सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा 8x, यहाँ सॉल्व करता हूँ 8x, अब ये जो है 250/3 जो है इधर आ जाएगा बराबर 90 और ये हो जाएगा 250/3, ये हो जाएगा 8x बराबर, देखो ये 3 का 90 के साथ गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270, तो 270 इस 90, देखो इस 3 का इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 270, ठीक है। तो 270 और ये 250 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 520, कितना हो जाएगा 520 बटा ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 520 और ये हो जाएगा 8 गुना 3, ठीक है। देखो मैं 3 को इसको यही रहने दूंगा, क्यों यही रहने दूंगा, देखो क्योंकि मुझे इस x का वैल्यू मिलेगा और उसमें देखो इस x का वैल्यू मिलेगा, x माइनस ये 50/3 है, 16 सही 2/3 का मतलब 50/3 है, तो x अगर नीचे में 3 है तो इधर मैं 3 रखूंगा तो मेरे को घटाने में आसानी होगा। अब भाग देना चाहे तो पूरा भाग दे सकते हैं, लेकिन फिर से वही होगा, इसलिए मैं क्या करूँगा नीचे में 3 वाला ऐसा संख्या रखूँगा ताकि ये घटाने में मेरे को आसानी हो जाए। तो 8 से इसको काटूंगा, तो 8 से इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 8 × 6 = 48 हो जाएगा और 8 × 5 = 40, तो ये हो जाएगा 65/3,
3, कितना हो जाएगा 65/3। ठीक है, इस 3 को मैंने ही काटा, 8 से भाग दे दिया तो कितना हो गया 65/3। तो x का मान कितना आएगा 65/3 आया। अब मुझे कितना काम बचा इसको निकालना, तो ये 65/3 माइनस, देखो ये हो गया 16 सही 2/3 का वैल्यू हो गया 50/3। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो दोनों में नीचे में 3 है तो 3 ये हो गया, और 65 में 50 घटाएंगे तो 15, और तो ये हो जाए 5 3 पंचे 15, मतलब 5 दिन। ठीक है, याद रखिएगा। तो ए ने कितने दिनों तक कार्य किया, 5 दिनों ने तक जो है कार्य किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जगह नहीं था इस कारण जो है मेरे को बताने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ। ठीक है, तो आप जो है इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, मैं जैसा बताया हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और इस बार सॉल्व करके देखिएगा। पूरा मेथड लिख दिया हूँ, किसी भी चीज़ को मैं हटाया नहीं हूँ अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी साझेदार हैं, एक व्यापार में तीनों जो है पैसा निवेश करते हैं। ए जो है कुल निवेश का 1/8 भाग, और बी जो है कुल निवेश का 1/16 भाग जो है निवेश करते हैं। तो ए बी सी के लाभ का अनुपात बताइए। मान लो टोटल तीनों मिलकर जो है, याद रखिए तीनों मिलकर जो है 1 रुपये निवेश कर रहे हैं। समझिए कितना निवेश कर रहा है, 1 रुपया। 1 रुपया निवेश किया तीनों मिलकर। इस 1 रुपया का 1/8 कौन दे रहा है, बी दे रहा है। कौन दे रहा है, ए। 1/8 कौन दे रहा है, ए दे रहा है। कौन दे रहा है, ए। और जो है 1/16 कौन दे रहा है, 1/16 दे रहा है बी। इसको ए दे रहा है, इसको बी दे रहा है। ठीक है, और ये क्या है, टोटल। ये क्या है, टोटल। टी लिखा मतलब टोटल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया टोटल। अब इसमें से इसको घटाएंगे ना, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, और ये 2/3 ऐसा, तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 13/16। कितना होगा इसका एलसीएम, 13/16। एलसीएम लेने आता होगा, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इसलिए मैं अब यहाँ से शॉर्टकट कर रहा हूँ। एलसीएम आप लेंगे दोनों का 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो 13 ऐसा करके आप माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13/16। तो ये किसका भाग निकला, देखो 1 रुपये में ए का हिस्सा घटा दिया, बी का हिस्सा घटा दिया, मतलब ये जो पैसा बचा अभी सी का ही होगा। भाई टोटल कितना है, 1 रुपया है। 1 रुपये में ए का पैसा घटा दिया, बी का पैसा दिया, तो जो पैसा बचेगा किसका है, सी का है। तो सी का पैसा कितना है, 16/3। मतलब ए जो है, बी जो है और सी जो है, ए कितना निवेश कर रहा है, 1/8 है ना। ए बी सी का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, ए जो है 1/8 निवेश कर रहा है, बी जो है 1/16 निवेश कर रहा है, और सी जो है 13/16 निवेश कर रहा है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीनों में क्या है, 16 है। देखो यहाँ दिख रहा है। एलसीएम क्या निकालूंगा, 8 16 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। तो 1/8 एलसीएम जो निकाला 16 उसको गुना कर दो, 1/16 इसका एलसीएम निकालो उसको गुना कर दो 16। 16 एलसीएम क्या है, एलसीएम 16 होगा। 8 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अनुपात 13/16 एलसीएम का गुना कर दो 16। तो 16 से ये 16 कट जाएगा, इस 16 से 16 कट जाएगा, 8 से ये 16 दो बार में कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2:1:13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2:1:13 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में ये शब्द लिखा हुआ है, उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी भाषा में प्रोफ्यूज नाम का एक शब्द है, उसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस शब्द को ऐसे कैसे लिखा गया इसको मैं बताता हूँ, फिर जो है आप बताएंगे कि इसको क्या लिखेंगे। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं केवल ये बताऊंगा आपको कि ये जो लिखा है ना टीडीएस, इसको ऐसे कैसे लिखा गया, फिर आप उसी प्रकार से सॉल्व करके बताएंगे इसको क्या लिखा जा सकता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, इसका जो कमेंट करेगा मैं समझूंगा वो पूरा आंसर मतलब पूरा वीडियो को देखा है और समझा है। ठीक है, इसलिए ये जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क रहेगा। चलिए तो मैं बताता हूँ इसको, फिर बाकी को सॉल्व करके आप भेजेंगे। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है टी, यहाँ लिखा हुआ ई, मैं अलग अलग लिख देता हूँ पहले। यहाँ डी आई, ये ओ, ये यू और एस। ई होता है 20, ई होता है 5, डी होता है 4, ई होता है 9, ओ होता है 15 और यू होता है 21 और एस होता है 19, है ना। एस होता है 90। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ना उसको इस संख्या के बढ़ते हुए क्रम में जमा देंगे, संख्या के बढ़ते हुए क्रम में जमा देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ डी, इसको यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है,
यहाँ डी, डी के बाद क्या है ई, डी के बाद ई, ठीक है। ई के बाद क्या आ जाएगा, देखो 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर उसके बाद क्या है 9, 9 है आई, ये है हुआ आई। उसके बाद जो है क्या है 15, 15 जो है ओ, उसके बाद जो है 15 के बाद भी टी, टी ये 20 हो गया। उसके बाद यू है 21 हो गया, और उसके बाद यहाँ गड़बड़ हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। पहले एस आएगा, ओ के बाद ओ कितना है 15, 15 के बाद एस आएगा, ठीक है। देखो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 15, एस हो गया 19, ठीक है। उसके बाद टी हो जाएगा 20, और यू हो जाएगा 21, यू हो जाएगा 21, ठीक है। आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिएगा ये एच, इसके सामने में लिखता हूँ मैं, एच के बाद है ए के बाद एम, उसके बाद के, उसके बाद डब्लू, पी, और ये वाई, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखो एच का संख्या कितना है 8 होता है, ए 1 होता है, एम 13 होता है, के 11 होता है, डब्लू 23, पी 6, और वाई जो है 25 होता है। अब देखो इसमें क्या समझ आ रहा है, इसमें देखो +4 हो रहा है, क्या हो रहा है +4, इसमें देखो -4 हो रहा है, ठीक है। इसमें देखो +4 हो रहा है, ठीक है। इसमें देखो -4 हो रहा है, ठीक है। इसमें देखो +4 हो रहा है, इसमें देखो -4 हो रहा है, और इसमें देखो +4 हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो है इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कैसे बनाएगा, तो +4 -4 +4 -4 +4 -4 +4, इस प्रकार का ये पैटर्न इसमें लगा हुआ है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है, बहुत आसानी से समझ नहीं आता, इसको 4 5 6 7 बार आप सॉल्व करेंगे तब कहीं जाके समझ आएगा, ठीक है। हर प्रकार को लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किसी का दिमाग नहीं चलता। बहुत सोचने के बाद इस पैटर्न में मैं पहुँच पाया हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको देखा भी मैं, है ना, कैसे सॉल्व किया गया है। और पहले ट्राई किया था तो मैं भी सही पहुँचा हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद देखा कि करेक्ट बना रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि ये मेथड जो है इतना आसानी से याद नहीं होने वाला, और आता भी नहीं है ऐसा मेथड जो है पैटर्न जल्दी याद, ठीक है। चलिए अब इसमें बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती है। देखो पहले तो अंतर निकाल लिया करो ऐसे प्रश्नों का, इसमें अंतर कितने का दिख रहा होगा, ये जो है देखो 114 है, 155 तो 41 जुड़ा है, ठीक है। यहाँ देखो ये 1 और 4, 41 यहाँ भी जुड़ा है, ठीक है। और यहाँ देखो तो ये हो गया 37, ये हो गया 7 में 6 घटाए, तो ये भी 41 जुड़ा है, सब में 41 जुड़ा है। कहने का मतलब है कि ये भी 41 जुड़ा होगा किसी में, तो 114 में 41 घटा दो तो ये हो जाएगा 73, क्या हो जाएगा 73 जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 बच्चों की पंक्ति में राजू 3 स्थान दाएं खिसक जाए, ठीक है। 3 स्थान दाएं खिसक जाता है तब उसका स्थान कितना हो जाता है 8वां हो जाता है, ठीक है। जब 3 स्थान सरकता है तो दाएं से राइट साइड से उसका स्थान कितना हो जाएगा 8वां हो गया, ठीक है। जब 3 स्थान खिसका तो उसका स्थान राइट से 8वां हो गया, तो खिसकने से पहले उसका स्थान राइट में कितना था 5th था, ठीक है। तो अंतर कितने का है 3 खिसका ना खिसका है 3, वो जो है आगे बढ़ा है, ठीक है, राइट साइड में। तो प्रारंभ में पंक्ति से बाएं ओर उसका स्थान कौन सा होगा, ठीक है। बाएं छोर से उसका स्थान, तो लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करते हैं टोटल में, है ना, याद रखिए फार्मूला होता है टोटल, है ना, टोटल माइनस जो है जो उसका ओल्ड स्थान है, ओल्ड ओल्ड पोजीशन प्लस जो है 1 करते हैं। तो टोटल कितना है 15, ओल्ड पोजीशन कितना था 5 + 1, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10 और 11, तो 11वां पोजीशन, 11th पोजीशन, ठीक है। 11th जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए निम्नलिखित के बीच संबंध का सबसे अच्छे से दर्शाता है, ठीक है। तो एमएस ऑफिस, एक एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस के अंतर्गत क्या क्या रहता है, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड रहता है, एमएस एक्सेल रहता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो है इस प्रकार के आपको दिखेगा, ठीक है। तो एमएस ऑफिस है ये, एमएस ऑफिस की मतलब वर्ड और एक्सेल, तो ये जो है 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। राहुल द्रविड़ क्रिकेटर, सुनील गावस्कर क्रिकेटर, विराट कोहली क्रिकेटर, सुनील छेत्री फुटबॉलर, ठीक जो भी है, ठीक है। तो 3 क्रिकेटर है भाई, ठीक है, तो यही जो है सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या की गिनती कर कीजिए। ठीक है, इसको गिनती करना है तो आपको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, सबसे बड़ा त्रिभुज। ठीक है, यहाँ जो है आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, सबसे बड़ा त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद ये बड़ा एक हो गया, एक। ठीक है, मैं लिखते जाता हूँ, ये एक त्रिभुज सबसे बड़ा आपको दिखा। उसके बाद देखिएगा ये जो त्रिभुज दिखेगा ये दूसरे नंबर का त्रिभुज हो गया, ये हो गया दो त्रिभुज। उसके बाद देखिएगा ये जो त्रिभुज दिखेगा ये तीसरे नंबर का त्रिभुज हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये जो त्रिभुज दिखा इसमें दो त्रिभुज और दिखेगा ये, तो ये हो गया पांच त्रिभुज। कितना हो गया? पांच। उसके बाद देखिएगा ये जो त्रिभुज दिखा ये छठवें नंबर का त्रिभुज दिखा, ये हो गया छः। उसके बाद देखिएगा ये जो त्रिभुज दिखा ये सातवें नंबर का त्रिभुज दिखा, ये हो गया सात। ठीक, उसके बाद देखिएगा ये जो त्रिभुज दिखा ये आठवें नंबर का त्रिभुज दिखेगा। ठीक है, ये आठ। ये जो त्रिभुज दिखेगा ये 90वें नंबर का त्रिभुज दिखेगा। ठीक है, ये हो गया 9। और एक त्रिभुज और दिखेगा आपको, एक मिनट, एक त्रिभुज और है यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। इसमें एक त्रिभुज और बनेगा, कहीं मैं ये, अच्छा ये बड़ा त्रिभुज, हाँ ये जो त्रिभुज बनेगा फिर लास्ट में ये बड़ा वाला। ठीक है, इस त्रिभुज को देखिएगा ये हो जाएगा 10वें नंबर का त्रिभुज, ये 10। टोटल कितना त्रिभुज है? 10 त्रिभुज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्ञान थिएटर से बाहर आ रहा है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति ज्ञान नाम का जो थिएटर से बाहर आ रहा है, सीधे जो है 7 मीटर दक्षिण की दिशा, ये दक्षिण की ओर चला। ठीक है, 7 मीटर जो है दक्षिण की ओर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 4 मीटर तक चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 2 मीटर तक चला। अब वह किस दिशा में है? तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले 7 मीटर दक्षिण की ओर, सबसे पहले ये आया दक्षिण की ओर, कितने मीटर? 7 मीटर, ये हो गया 7 मीटर दक्षिण की ओर आया। उसके बाद वो बोला है वह दाएं मुड़ा, दायां किधर होगा? इधर, इसका दायां होगा। वो जो है दायां मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, दायां मुड़ा और 4 मीटर चला तक चला, फिर वह बायां मुड़ा। ठीक है, बायां मुड़ा मतलब इस साइड मुड़ा, फिर वो 2 मीटर चला, 2 मीटर चला। अब वो किस दिशा में है? तो भाई इधर देखो, साउथ तरफ भी मुँह है। ठीक है, साउथ तरफ ही मुँह है, तो दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख है, याद रखिएगा। ठीक है, तो किधर खड़ा हुआ है? वो दक्षिण दिशा की ओर खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है आप जो है इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की क्लास आपको समझ आया होगा। बताइएगा ये प्रैक्टिस सीरीज़ कैसा लगा। अब बोलेंगे कि सर अच्छा है, आप जो है कंटिन्यू करिए इसको, मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन आपका लाइक और वीडियो को शेयर करना ये जो है फ़र्ज बनता है, तो आप इसको पहले करिएगा। उसके बाद जो है आगे अब जो है मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हर दिन जो है आपके लिए क्लास लेके आऊँ। अगर किसी दिन क्लास नहीं आता तो दूसरा तीसरा दिन जो है उसको अपलोड मैं कर दूँगा बनाकर। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ।